हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स का एग्ज़ाम जो कि 13 जून को हुआ था शिफ्ट 1 में, है ना। कॉमर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम वन बाय वन क्वेश्चन करके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था इसमें कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू अचीव इकोनॉमिक गेन, यानी इकोनॉमिक गेन को प्राप्त करने की बात करिए फ्रॉम द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्री, जो कि कंट्री के दौरान आप जब दो या दो से अधिक कंट्रियां आपस में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, है ना। फ्री ट्रेड का फ्लो हो रहा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं लगा रखी हैं, तो है ना। और एसोसिएशन इज नाफ्टा, जो कि नाफ्टा में थे, तो वो कौन कौन थे? वो हमारा यूएसए था, कनाडा था और मेक्सिको था। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको का ये आपस में इन्होंने एक एग्रीमेंट बना रखा है, जिससे कि इनका फ्री ट्रेड का फ्लो हो जाता है और आपस में इन्वेस्टमेंट भी ये एक तरीके से बिना बैरिज के कर देते हैं ये। अब इसको पढ़ लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन, इसको नाफ्टा को, कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या था? यूएस, मेक्सिको और कनाडा, ये तीन लोगों ने मिलकर बनाया था एग्रीमेंट इज यूएस एमसीए जिसको, है ना। और ये आया कब था? 1 जुलाई 2020 को एनफोर्स में आया था, जो कि किसको रिप्लेस करके आया था? नाफ्टा को रिप्लेस करके आया था। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था पहले, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी जगह पे अब क्या आ गया है? अब आ गया यूएस एमसीए, यानी यूएस, मेक्सिको और कनाडा आ गया है, ठीक है ना। अब इसमें और पढ़ लेते हैं कि नाफ्टा के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये सबसे पहले 1994 में आया था, क्रिएटेड था। ये किस लिए आया था? कि फ्री ट्रेड जोन बनाए थे इन्होंने, मेक्सिको कनाडा आपस में वो करेंगे ना, वो करेंगे, क्या कहते हैं, कोई भी मेक्सिको, कनाडा और यूएस आपस में कोई ट्रेड कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक देश दूसरे देश में, तो उसके लिए इन्होंने एक जोन बना लिया था कि हम आपस में जो भी ट्रेड करेंगे वो हमारा फ्री होगा, है ना। इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे यूएस मेक्सिको के बायलैटरल कॉमर्शियल रिलेशनशिप बनाया था इन्होंने, जो कि 1 जून 2008 को ऑल द टैरिफ, जो भी जितने भी टैक्स टैरिफ थे, जो भी एक तरीके से बोल सकते हैं शुल्क जो लगाए जाते थे, है ना, या फिर कोटा, तो वो उन्होंने क्या कर दिए थे? एलिमिनेट कर दिए थे, है ना, यानी कि खत्म कर दिए थे सारे। और एक्सपोर्ट टू मेक्सिको और कनाडा अंडर द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये आ गया था, ठीक है ना। तो इसमें यही था, और हमने इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है ना, कब पहले कब आया था नाफ्टा के 1994 में आया था, कौन कौन कंट्री इसमें शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं आज की क्लास का, कि प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द प्राइस टारगेट, यानी कि ऐसा प्राइस टारगेट जो कि फर्म डेवलपिंग करती है, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करती है, तो वो फर्म मैक्सिमाइज करना चाहती है अपना टोटल प्रॉफिट को, तो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? यानी कि किसी कंपनी द्वारा कीमत लक्ष्य निर्धारित कर देती है वो, है ना, कीमत का लक्ष्य निर्धारित कर देती है, उस पर और उस कीमत पर कंपनी क्या करती है? अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो उसको हम प्राइस लाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइस लाइनिंग बोलते हैं। अब ये क्या होती है, एक एक वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेस्टीज क्या होती है, प्राइस मैचिंग क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले प्रैक्टिस को पढ़ते हैं, प्रेस्टीज को। प्रेस्टीज में क्या होता है कि कोई भी कंपनी सेट करती है अपना प्राइस, देयर प्रोडक्ट टू बी सिग्निफिकेंटली हायर देन द कंपटीशन और देयर कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस या फिर कंपटीशन प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है कंपनी, उसको प्रेस्टीज प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसा हो गया कि मान लीजिए हमारी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये लगे थे, 100 रुपये लगे थे, तो कॉस्ट तो ये हो गई हमारी, प्लस हम अपना वो भी ले लेंगे इसमें, क्या कि 20 रुपये हम इसमें प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो ये हम इसमें कॉस्ट प्राइस की बात करें, यानी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही रखेंगे तभी हमें प्रॉफिट मिल पाएगा। या फिर कंपटीशन प्राइस देख लेते हैं हम, है ना। दिस डेट वी क्रिएटेड प्रीमियम ब्रांड इमेज। अब प्रीमियम ब्रांड इमेज यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि दूसरों से अलग है हमारा, है ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी, लग्जरी, बीवरेज एंड फैशन इंडस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें इस प्रेस्टीज प्राइस को यूज करती हैं। लाइन प्राइस की बात करें तो लाइन प्राइस से जैसे कि $25 वाले जो भी आइटम है हमारे, उनको एक शेप में रख दिया, 35 वाले अलग शेप में रख दिया और 50 वाले अलग शेप में रख दिया। वो नहीं बना देते जैसे कि अपर, मिडिल और लोअर में वो लाइन में जैसे सेट कर देते कि 25 वाले आइटम ये सारे हो गए, 35 वाले ये, है ना। वो सारी चीज़ हमारी लाइन प्राइसिंग के अंदर आती है। अच्छा, बंडलिंग प्राइसिंग क्या होता है? बंडलिंग में जहाँ पे ग्रुप सेवरल प्रोडक्ट होते हैं, ग्रुप में जब प्रोडक्ट को सोल्ड किया जाता है तो सिंगल यूनिट रिड्यूस कर देती है हमारी प्राइस को। जैसे कि हमने मान लीजिए एक वस्तु खरीदी तो उसका प्राइस 100 रुपये था, वहीं पे अगर हम 100 वस्तुएं खरीद रहे हैं, है ना, 100 आइटम खरीद रहे हैं हम, तो इसका प्राइस हमें मान लीजिए 80 पड़ा या 90 पड़ा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारी बंडलिंग प्राइस के अंदर आ जाती हैं। प्राइस लाइनिंग हमने देख लिया कि सेट करना, जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ
प्राइस फॉर सर्टेन कैटेगरी, कैटेगरी के हिसाब से प्राइस डिसाइड कर देते हैं। और जहाँ पे हम क्या कंपनी क्या चाहती है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, उसको बोलते हैं, जो कि हमारा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब प्राइस मैचिंग की बात कर रहे हैं, तो प्राइस मैचिंग में मैचिंग अ लोअर प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम अ स्टोर, यानी कि स्टोर में हम लोअर प्राइस प्रोडक्ट प्राइस होते हैं ना हमारे, मतलब जो प्रोडक्ट हमारे कम रेंज के हैं उनको हम क्या करते हैं, कंपटीशन मार्केट में लाते हैं, है ना, उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें कि रिटेल स्टोर है, वो सेल करता है हमको कुछ प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट हम लोअर प्राइस में सेल करता है वो, है ना, तो कंपनी यूज करेगी अपनी इसी स्ट्रेटजी को सेव करने के लिए टाइम को और मनी को, बिकॉज कस्टमर लोअर प्राइस को ही प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा, विदाउट विजिटिंग एनोदर शॉप, यानी कि और कहीं जाने की अपेक्षा कस्टमर वहीं से हमें क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को परचेज कर रहे हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, जहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारी यूज की जाती है बिजनेसेस के द्वारा टू चेंज प्रोडक्ट, यानी चार्ज प्रोडक्ट और सर्विस एट अ रेट दे बिलीव कस्टमर विलिंग टू पे, कि कस्टमर जितना पे करना चाहता है उसी प्राइस में उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिया जाता है, तो उसको वैल्यू प्राइसिंग बोलते हैं। वैल्यू मतलब जितना वैल्यू कस्टमर, जितना पैसा कस्टमर डिलीवर करना चाह रहा है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, है ना, उसको वैल्यू प्राइसिंग बोलते हैं। जहाँ पे मतलब मान लीजिए 100 रुपये, अगर कस्टमर चाह रहा है कि मुझे ये 100 रुपये में मिलनी चाहिए आइटम, तो हम उसी रेंज में उनको प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं, तो वो हमारा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि स्कीमिंग में क्या होता है कि पहले प्राइस क्या रख दिया जाता है, हाई रख दिया जाता है, बाद में फिर लो प्राइस पे सेल किया जाता है। पेनिट्रेशन में पहले लो प्राइस होगा, बाद में हाई करते हैं हम, है ना। और कम्पिटिटिव प्राइस कम्पिटिटिव फर्म को देख के किया जाता है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग हमने पढ़ लिया। साइकोलॉजिकल जो कि 99 वाले होते हैं, या 199 प्राइस रख दिया, हमने 299 रख दिया, ये हमारे साइकोलॉजिकल प्राइस होते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हमने देख लिया कि कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपये किसी प्रोडक्ट को बनाने में आई थी, 20 रुपये हमने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, तो 120 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम, है ना। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो गया। उसके बाद ओरिजिनल प्राइस, ऑप्शनल प्राइसिंग हो गया, प्रीमियम प्राइसिंग है, बंडलिंग प्राइसिंग, जहाँ पे कि एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो जब महंगा पड़ रहा है हमको, और वहीं पे अगर हम 30 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे सस्ता पड़ जाता है हमें, है ना, बल्क में बात करते हैं। अब यहाँ से समझ में आएगा, देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में सिंपल टू यूज होता है ये, कि सिंपल टू यूज होगा। एक्सटर्नल डाटा को हम यहाँ पे नहीं रखते हैं अपने पास में, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, और ज़्यादा लंबे समय तक हम इसको जो भी यूज भी नहीं कर पाते हैं। किसको, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को, कंपटीशन या फिर डिमांड इसको डिसएग्रीगेट कर देती है। उसके बाद प्रीमियम प्राइस क्या होता है, हेल्प करता है हमारी कैपिटलाइजेशन ऑन ब्रांड, यानी कि ब्रांड वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, वो प्रीमियम प्राइसिंग होती है उनकी। वेल्थ टू कस्टमर ग्रुप डिफिकल्ट टू इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर को एक तरीके से हम बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, डिफिकल्टी का सामना हमें यहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद कंपटीशन प्राइस की बात करें तो ये इंक्रीज करता है मार्केट शेयर को। याद रखना, कंपटीशन प्राइस हमारा मार्केट शेयर को इंक्रीज करेगा, कंट्रोल करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी विद द स्मार्ट रूल्स के हिसाब से। और हाई क्वालिटी हमारा डाटा यहाँ पे जरूरत पड़ती है। देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में हमें डाटा की जरूरत नहीं पड़ रही थी एक्सटर्नल की बात। अगर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें हाई कॉस्ट हाई क्वालिटी डाटा की जरूरत पड़ती है। पेनिट्रेशन में जहाँ पे मैंने बताया था कि लो प्राइस रख देना, परफेक्टली टू मार्केट एंट्री, हेल्प टू बिल्ड कस्टमर बेस्ड क्विकली, लिमिटेड इन नो प्रॉफिट फॉर द लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक हमें ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। डायनामिक प्राइसिंग कौन सी होती है, जहाँ पे चेंज होता रहेगा, परफेक्ट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यू एंट्री, यानी जब हम एक तरीके से नई एंट्री, यानी कि जब मार्केट में नए नए आते हैं तो हेल्प करता है हमारी इंक्रीज करना, प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेनेबल, यानी प्रॉफिट को सस्टेनेबल करता है। ये हमारे प्रॉफिट को एक तरीके से क्या करता है, बनाए रखने के लिए, है ना। लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है अंदर फोर्स्ड मेजर फ्लक्चुएशंस के लिए। हाई लो प्राइसिंग क्या होता है, ये हमारी कैपिटलाइजेशन और सीजनेबल ट्रेंड के लिए होता है ना, वो हमारा हाई लो प्राइसिंग होता है। याद रखना, सीजनेबल पे, सीजन पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक तरीके से महंगी हो जाती हैं उस चीज़ के। लिटिल डिपेंडेंट ऑन कंपटीशन, ये कंपटीशन पे ही बेस होता है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में जहाँ पे हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात होती है, लेवल ये कम डिपेंड होता है हमारी कंपटीशन पे, याद रखना, है ना। हाई लो वाला ज़्यादा रहता है, जो कि इवेंट सीजनल वाले प्रोडक्ट होते हैं हमारे। बंडल प्राइसिंग में जहाँ पे बल्क में प्रोडक्ट परचेज करना, तो वो एक तरीके से सस्ता पड़ जाता है। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मैंने बताया, जिसका प्राइस हम क्या रख देते हैं, 199 299 वाला प्राइस रख देते हैं, जो कि कस्टमर के इमोशंस के साथ खेला जाता है।
उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट, एटी कार्नी ग्लोबलाइजेशन का इंडेक्स था, जो कि वेरिएबल्स दे रखे हैं इसके बारे में हमें, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या, पर्सनल इंटीग्रेशन क्या है, इसका टेक्नोलॉजिकल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, और इससे हमें को ये जो मैच करना है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर हमें बी दे ही रखा है, बट इसको मैच करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेट करेगा, बी पर्सनल इंटीग्रेशन हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म और ट्रेवल से रिलेट करेगा, और टेक्नोलॉजी हमारी किससे रिलेट करेगी, इंटरनेट यूजर से। देखो टेक्नोलॉजी से भी बन जाता है ये क्वेश्चन, है ना, इन टेक्नोलॉजी हमारी इंटरनेट से ही यूज करेगी। और हम सेकंड में अगर आए तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था, बट हमारा ये ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल ही कट जाता। पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल में हमारा क्या आएगा, रेटिफिकेशन एंड मल्टीलेटरल ट्रीटी। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये समझ में आएगा, है ना। कि एटी कार्नी ने ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन दिया था, जिसमें कि इकोनॉमिक में इन्होंने क्या बोला था कि इंटरनेशनल ट्रेड और एफडीआई की। देखो इकोनॉमिक में हमने किससे मैच किया, इंटरनेशनल ट्रेड और एफडीआई, इंटरनेशनल ट्रेड भी इसमें आ जाता है ना, एफडीआई तो आया ही, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट में क्या हमारा टेलीफोन कॉल्स, ट्रैवल और रेमिटेंस हो गया। पर्सनल में हमारा पर्सनल को हमने किससे मैच किया, इंटरनेशनल टूरिज्म और ट्रैवल से। देखो ट्रैवल यहाँ पे था ना, ट्रैवल है, रेमिटेंस होता है या फिर टेलीफोन कॉल होती है। अच्छा टेक्नोलॉजी में हमने इंटरनेट को किया यहाँ पे कि ऑफ इंटरनेट यूजर हो गए या होस्ट सर्विसेज हो गई, जो कि हमने यहाँ पे मैच किया था, है ना, इंटरनेट यूजर को। पॉलिटिकल से हमने रेक्टिफिकेशन और मल्टीलेटरल ट्रीटी, जहाँ पे फॉरेन एंड ट्रीटी की बात की थी, है ना, और मेंबरशिप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेट करेंगी, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन से रिलेट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा एक मल्टीनेशनल कंपनी यूज करती है प्राइस को, जहाँ पे क्रिएट करना चाहती हो प्रॉफिट को लो टैक्स रिजीम के लिए और हाई टैक्स रिजीम के लिए। यानी कि एक बड़ी कंपनी है जो कि निम्न कर प्रणाली में लाभ कमाना चाहती है और उच्च कर प्रणाली में वो हानि बनाए हेतु किस कीमत का प्रयोग करेगी, कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो यानी कि कम टैक्स देगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अगर उसके पास ज़्यादा टैक्स दे रही है तो हानि का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, वो हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, ठीक है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग जिसको बोलते हैं। अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है उसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है कम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, जहाँ पे रिड्यूस करना चाहती है वो टैक्स को और टैरिफ्स को, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज किया जाता है। मैनेजमेंट जो है वो कैश फ्लो को यूज करती है, मिनिमाइज करना चाहती है वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, और उसके साथ अवॉइड करती है वो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती है, और होम और होस्ट गवर्नमेंट ओवर टैक्स इशू, यानी कि टैक्स से रिलेटेड सारा का सारा हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, जहाँ पे कि हम एक तरीके से क्या है टैक्स का बेनिफिट चाहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं इंटर डिविजनल प्राइसिंग क्या होता है, ठीक है जी। इंटर डिविजनल प्राइसिंग में क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। इंटर डिविजनल प्राइसिंग में जहाँ पे प्राइस चार्ज किया जाता है, इंटर डिविजनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस, जहाँ पे ट्रांसफर की जाती है गुड्स और सर्विस को रेवेन्यू टू सेल करने के लिए। देखो रेवेन्यू कब मिलेगा, जब किसी भी चीज़ को सेल कर देंगे। डिवीजन टू कॉस्ट एंड बाइंग, अब देखो यहाँ से समझ में आएगा, है ना, वस्तुओं और सेवाओं के अंतर विभागीय से मतलब एक विभाग से दूसरी विभाग में ट्रांसफर कर दिया है ना, ट्रांसफर कर दिया हमने कहाँ पे, डिविजन्स में ट्रांसफर कर दिया, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में। तो ले जाने वाली कीमत बिक्री विभाग के लिए राजस्व हो जाती है। बिक्री विभाग के लिए राजस्व क्यों है, क्योंकि देखो एक जगह से कोई भी वस्तु बेची हमने तो उसके लिए, अब जिसने बेची उसके लिए तो वो राजस्व बन गया ना, और क्रय विभाग के लिए क्या बन गई, वो लागत बन गई, है ना। तो उसको बोलते हैं इंटर डिविजनल प्राइसिंग। तो इस प्रकार लगाई गई जो कीमत होती है ना, दोनों विभागों के लिए क्या करती हैं, वो लाभ को प्रभावित कर देंगी, दोनों के लिए वो क्या करेंगी, प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगी, वो हमारी इंटर डिविजनल प्राइसिंग होती है। और डिविजनल प्राइसिंग क्या होती है, डिविजनल प्राइसिंग में वो होता है जहाँ पे कि स्थानांतरण मूल्य प्रदान की गई सेवाओं के किसी अन्य डिवीजन सहायक कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी से शुल्क लेने में बाजार कीमतों पर आधारित होता है। ये किस पे होगा, ये हमारी मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। वो हमारा मार्केट प्राइस पे डिपेंड नहीं करता था, है ना, इंटर डिविजनल वाला, बट ये हमारा मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। मूल कंपनी के समग्र कर को बोझ को कम करने के लिए, अब देखो कर के बोझ को कम क्यों कर देगा, कि टैक्स भी तो कम लग जाएगा ना उस पर, फिर उसके बाद, और कंपनियां स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का फिर उपयोग इसलिए कर लेती हैं, है ना। कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग रिड्यूस करती है, यहाँ पे ओवरऑल टैक्स बर्डन को क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर देती हैं वो, है ना, जब आपस में वो डिविजनल प्राइसिंग कर लेती है तो।
अब ट्रांसफर प्राइसिंग को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि राइट आंसर हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग था, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम कि ट्रांसफर प्राइसिंग हेल्प करता है हमारा अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस के लिए विद द फेमिलियर एंटिटी को, और ये हेल्प करता है हमें ट्रू और फेयर रिपोर्टिंग के लिए। ये हेल्प करता है कंपनी को अवॉइड डुअल टैक्सेशन, या कि जहाँ पे हमें डबल टैक्सेशन से बचा जा सके उसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज किया जाता है। ये इनकरेज करता है हमारी फीलिंग ऑफ कम्पिटिटिवनेस को अमंग द डिफरेंस डिविजन्स के लिए, है ना। और ये ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है, सपोर्ट ट्रांसफर प्राइसिंग हेल्प तो टैक्स अथॉरिटी के लिए देखो, और टैक्स लायबिलिटी के लिए क्विकली। फिर देखो टैक्स से रिलेट कौन सा कर रहा है हमारा, ट्रांसफर प्राइसिंग, है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहा है। और ओवरऑल टैक्स बर्डन के लिए अगर हम बात या फिर बात करें मार्केट प्राइसिंग की, तो ये हमारा डिविजनल प्राइसिंग, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहा है। और इंटर डिविजनल में क्या था कि वहाँ पे एक तरीके से बात करें तो हम एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, रेवेन्यू और कॉस्ट की बात जो कर रहा था, है ना, रेवेन्यू और कॉस्ट की बात जो कर रहा था, कॉस्ट और एक तरीके से बात करें हम रेवेन्यू की, तो वो हमारा इंटर डिविजनल प्राइस जो है वो इससे रिलेट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का लास्ट के, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन और टैक्स प्लानिंग क्या होता है। कि पर्सनल इज लायबल टू पेनल्टी और प्रिकॉशन, रिड्यूस करता है टैक्स टेकिंग एडवांटेज और लूप होल्स, देखो लूप होल्स का यूज किया, या फिर लीगल फॉर्मेलिटी की बात करें, या फिर गाइड टू डिसीजन मेकिंग। देखो लायबल टू पेनल्टी कहाँ पे लगेगी, पेनल्टी उसी को लगेगी जिसने टैक्स चोरी किया होगा, तो ए का तो थर्ड हो गया, तो ये भी कट गया यहाँ से, ये भी कट गया। उसके बाद अगर हम आए बी का 1, बी का 2, है ना, तो देखो रिड्यूस टैक्स एडवांटेज का, लूप होल्स का यूज करते हैं ना, लूप होल्स का यूज करने के लिए क्या होता है कि अवॉइडेंस, टैक्स को अवॉइड कर दिया एक तरीके से, है ना। टैक्स अवॉइडेंस में क्या है, लूप होल्स का अकाउंट, टैक्स के लूप होल्स का यूज कर लेते हैं हम वहाँ पे लॉ का, तो वो हमारा टैक्स अवॉइडेंस होता है। और लीगल फॉर्मेलिटी की बात करें तो लीगल फॉर्मेलिटी हमारी टैक्स मैनेजमेंट में आती है, और डिसीजन मेकिंग हमारा टैक्स प्लानिंग में आएगा। प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग भी मैच कर सकते थे, ठीक है ना। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, इवेशन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, और मैनेजमेंट क्या होता है। टैक्स प्लानिंग की बात करें तो टैक्स प्लानिंग हमारा किससे मैच किया था, देखो टैक्स प्लानिंग में हमने क्या किया था, डिसीजन मेकिंग से रिलेट कर रहा था हमारा, तो इसका मतलब होता है रिड्यूस करना टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेजिटिमेट कंसेशन एंड एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड इन द टैक्स लॉ। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग बिजनेस ऑपरेशन सच एज बे रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, याद रखना है ये आपको, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग में हमारा टैक्स प्लानिंग हेल्प करता है। उसके बाद इवेशन में हमारा क्या था, यहाँ पे पेनल्टी की बात थी, पेनल्टी कहाँ पे लगाई जाएगी, इवेशन में, जहाँ पे टैक्स को क्या किया जाएगा, चोरी किया होगा, तो है ना। टैक्स इवेजन इलीगल होता है, ये क्या होता है, इलीगल, इलीगल मतलब अवॉइड कर दिया उन्होंने, टैक्स ही पे नहीं किया तो वो तो इलीगल हो गया वैसे भी, है ना। तो वो हमारा किस में आता है, टैक्स इवेशन के अंतर्गत आता है। वो टैक्स इवेशन में इन्वॉल्व होता है हाइडिंग या फिर मीन्स रिप्रेजेंट इनकम को गलत दिखा दिया उन्होंने, तो ये भी चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। माइट भी अंडरस्टैंड इनकम इन्फ्लेशन डिडक्शन विदाउट प्रूफ, यानी बिना कोई प्रूफ दिए हमने इनकम टैक्स में डिडक्शन ले ली, तो वो सारी चीज़ हमारी टैक्स इवेशन के अंतर्गत आ जाती है। टैक्स अवॉइडेंस का क्या था, देखो टैक्स अवॉइडेंस हमने किससे मैच किया था, वो देख लेते हैं एक बार। तो टैक्स अवॉइडेंस हमने किससे मैच किया था, लूप होल्स का, यहाँ पे यूज किया जाता है ना, लूप होल्स का यूज किया जाता है यहाँ पे। एडवांटेज ऑफ लूप होल्स, देखो लूप होल्स का यूज किया जा रहा है, ड्राफ्टिंग मिस्टेक फॉर रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी में जो लूप होल्स होते हैं, कमियां होती हैं, उन कमियों का फायदा उठा के टैक्स का एडवांटेज ले लिया जाता है। जहाँ पे अवॉइड किया जाता है पेमेंट ऑफ टैक्स विद द लॉफुली पेबल, जनरली डन बाई ट्वाइसिंग और इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी लॉ के प्रोविजन, लॉ के प्रावधानों का यूज करके हमने टैक्स को, एक टैक्स से बच गए, हमने अवॉइड कर दिया जहाँ पे हमने पेमेंट ऑफ टैक्स को, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, टैक्स अवॉइडेंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्स मैनेजमेंट की, तो टैक्स मैनेजमेंट में क्या था, मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं एक बार। मैनेजमेंट हमने किससे मैच किया था, मैनेजमेंट हमने किया था मैच लीगल फॉर्मेलिटी में, लीगल फॉर्मेलिटी से मैच किया था हमने। ये क्या था हमारा, लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटी से मैच किया था। इसका मतलब होगा अफेयर द मैनर सो दैट टैक्स ऑब्लिगेशन और मैनेज प्रॉपरली, देखो प्रॉपरली टैक्स को मैनेज किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट कॉमनली विद द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, जो कि लॉ के प्रावधान होते हैं ना, अलाइन द रूल्स को भी ध्यान में रखा। टैक्स मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पेमेंट को पे करने से एक तरीके से ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है, पेनल्टी बचाता है हमें, पेनल्टी से भी बचाता है, जहाँ पर टैक्स मैनेजमेंट डील करता है विद द फिलिंग, देखो ITR फिल कर दिया तो वैसे भी टाइम से गेटिंग द अकाउंट ऑडिटेड कराए हमने अपने अच्छे तरीके से, डिडक्टिंग टैक्स सोर्स TDS भी सही से हमने एक तरीके से दे दिया। तो इन सारी चीज़ों की जो
काम किया जाता है, इन सारी फॉर्मेलिटी को जो फॉलो किया जाता है वो हमारा टैक्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। प्लानिंग क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, इवेशन क्या होता है, इनको कंपेरिजन यहाँ पे हम कर लेते हैं। टैक्स प्लानिंग में क्या रिड्यूस करना है, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी को लीगल परमिटेड के साथ, और अवॉइडेंस में लायबिलिटी बाई द लोकेटिंग सम वीकनेस ऑफ लॉ। अवॉइडेंस में क्या वीकनेस का यूज किया हमने, वीकनेस से फायदा उठा के हमने क्या किया, टैक्स को अवॉइड किया, टैक्स से बच गए हम, है ना। और इवेशन में क्या रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाई डिस्क्लोजिंग लेस इनकम, लेस इनकम की बात करेगा यहाँ पे ये। और कंसीलिंग द सोर्स ऑफ, ये इलीगल होता है, याद रखना ये इलीगल होता है, ठीक है ना। प्लानिंग की बात करें तो फॉर्म फ्रेमवर्क होता है ये हमारे लॉ का फ्रेमवर्क, यानी प्लानिंग तो पहले ही करेंगे। अवॉइडेंस में क्या है कि अवॉइडेंस में हम अगेंस्ट द बेसिक इंटेंट, यानी कि हमने फ्रेमवर्क तो बनाया बट अगेंस्ट द बेसिक इंटेंट, यानी बेसिक जो भी उनकी एक तरीके से क्या बोलते हैं प्रावधान वगैरह थे उनका हमने यूज किया। इवेशन में क्या है विलिंग टू डिसोबिडेंस, यानी कि इलीगल तरीके से किया हमने। लीगल और एक्सेप्टेड हमारा होता है ये प्लानिंग हमारा, और अनएथिकल या इलीगल हमारा अवॉइडेंस हो गया, और इवेशन भी हमारा इलीगल होता है, प्रोहिबिटेड होता है, यानी इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग की तो ये हमारा प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर पे बेस होता है। अवॉइडेंस की बात करें तो ट्रांजैक्शन स्कैम और आर्टिफिशियली फैब्रिकेटेड होता है, हमारा हाइडिंग द फैक्ट, फैक्ट को छुपा दिया हमने एक तरीके से, है ना, वो सारी चीज़ें हो जाती है। लीड टू साउंड स्लीप होता है हमारा। फियर और पेनल्टी हमारी किस में लगाई जाती है, अवॉइडेंस में लगाई जाती हैं, और लगाई जा सकती है ना पेनल्टी एंड प्रिकॉशंस की बात करें। और इवेशन में क्या फियर और पेनल्टी एंड प्रिकॉशन इसमें भी आ जाएगा, है ना, वो सारी चीज़ें हो गई। एक चार्ट और कर लेते हैं यहाँ से कि इवेशन, अवॉइडेंस और प्लानिंग में, है ना, कि पर्पज क्या है, नथिंग तो पे। देखो इवेशन में क्या है, टैक्स ही पे नहीं किया तो एक तरीके से इवेशन चोरी कर लिया टैक्स आपने, है ना। और अवॉइडेंस में बात करें तो मिनिमाइज कर दिया हमने, टैक्स को मिनिमाइज करना कहाँ पे आता है, अवॉइडेंस में। और प्लानिंग में क्या टैक्स को एफिशिएंटली इंश्योर किया हमने, है ना, एक तरीके से। अच्छा लीगलिटी की बात कर रहे हैं तो देखो इवेशन इलीगल हो गया, और अवॉइडेंस और प्लानिंग हमारा लीगल होती है। नेचर की बात करें तो एम्प्लॉय इलीगल मीन्ट, है ना, इलीगल हो गया हमारा इवेशन तो हमारा, है ना। लूप होल्स का यूज कर रहे हैं हम, तो वो क्या कर रहे थे हम एक तरीके से अवॉइडेंस। और यूज करना लॉ को रिड्यूस करना, देखो लॉ को यूज करके अगर रिड्यूस करी हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी तो वो हमारा प्लानिंग होता है। और अकाउंट के लूप होल्स का यूज किया हमने तो वो टैक्स अवॉइडेंस होता है। एक्सरसाइज की बात करें डन आफ्टर द टैक्स लायबिलिटी होता है, और डन बिफोर द टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी से पहले हम अवॉइडेंस का यूज करेंगे। इवेशन हम आफ्टर टैक्स लायबिलिटी होता है, टैक्स ही पे नहीं किया हमने टैक्स कैलकुलेट होने के बाद। और टैक्स प्लानिंग भी हम टैक्स से पहले ही करते हैं। पेनल्टी हमारी देखो, पेनल्टी और इम्प्रीजनमेंट हमारा अवॉइडेंस और इवेशन दोनों के केस में लगाया जा सकता है। मैनेजमेंट को पढ़ लेते हैं हम यहाँ से। एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही कम देखने के लिए मिली थी हम यहाँ पे कि अवॉइड, देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है टैक्स मैनेजमेंट का, कंप्लाई करना विद द प्रोविजंस के साथ एक तरीके से खेलना, है ना। और टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है जहाँ पे पास्ट रिलेटेड को हम एक तरीके से प्रेजेंट से रिलेट करें या फ्यूचर्स के लिए करें, वो हमारा टैक्स मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एक तरीके से कि सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस को हमने एक तरीके से अच्छे से फॉलो किया है, जहाँ पे हमने प्रिकॉशंस, पेनल्टी और पैनल इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों से बचा हमने। लिमिटेड स्कोप की बात की हमने, स्पेसिफिक एक्टिविटी जो भी, यानी कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे ITR वगैरह हमने सारी चीज़ें फिल करके चले हैं, तो वो हमारा टैक्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। लगा हुआ। थैंक यू सो मच।